बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर दे रखा है जो भी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ 2023-24। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन। तो 1 से 20 तक क्वेश्चन दे रखा है और हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट एक्सपोज होती है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एसिडिक दे रखा है, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखे हैं 60। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं ये बोल रहा है कि कौन से 60 में सबसे ज़्यादा, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फेरस सल्फेट में कितने होते हैं? 7, कॉपर सल्फेट में होते हैं 5 और कैल्शियम सल्फेट में होते हैं 2 और सोडियम कार्बोनेट में जो होते हैं 10 होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है जो सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेम एंड फार्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में जो है थर्ड मेंबर क्या होता है? एल्काइन कहाँ से शुरू होता है? एथाइन। एथाइन के बाद क्या आता है? प्रोपाइन और फिर आता है ब्यूटाइन। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। तो थर्ड मेंबर जो होगा ब्यूटेन मतलब कार्बन के 4 एटम, तो C4, N की जगह में 4 रख रहे तो क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 - 2 6, तो C4H6। तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? डी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले मेटल आ रखा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, एक ब्रोमीन एंड मरकरी लिखा हुआ और एक मरकरी एंड ब्रोमीन लिखा है। तो यहाँ पर मेटल पहले है, तो मेटल क्या है? पहले मरकरी है, मेटल मरकरी है और ये नॉन मेटल है। तो क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल लिखा है तो पहले है मेटल और फिर ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस Cl2। और यहाँ पर ये बता रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये बताना है हमको कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो 6 का डी वाला पार्ट सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ granulated zinc in a test tube and then warm, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical reaction। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाला? जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, तो बनेगा क्या? तो ये वाला आंसर जो होगा, पहली बात है कि जो बेस होता है उसमें बेस प्लस मेटल, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है।
तो आपको यहाँ से सोचना चाहिए बी और सी में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन बी है, तो इसलिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, और ये बना सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का गैप हो रखा है, मुझे लगता है पीडीएफ में पूरा आया नहीं, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दे रखा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। सेकेंड है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। और फोर्थ है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है, तो फर्स्ट तो सही है, थर्ड सही नहीं है। सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर द सेक्स डिटरमाइंड बाय एट द टाइम पर ये होता है, लेकिन सेकेंड वाला क्या है, द सेक्स डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। और थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड तो दे नहीं रखा, और यहाँ पर सेकंड और फोर्थ क्या है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड। तो ये फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन जो है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी डिसाइड होता है सेक्स चाइल्ड का, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो एक तो फोर्थ सही होगा और दूसरा है सेकंड एंड फोर्थ। अब कम्बिनेशन देखना में, तो कम्बिनेशन में तो यही सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स की जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती हैं, यहाँ पर दे रखी है कुछ, इनमें हमें केवल देखना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल्स। अभी तक दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे करेक्ट हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी में कुछ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हमारी कॉम्बिनेशन चेक करना है कि कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। जैसे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए जो है फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ही हमारा सही हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए नर्व सेल द साइट
वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो ये साइट कौन सी होती है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, मान लिया ये न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पर जो मसल फाइबर है जो हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर से इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये डेंड्राइट एक्सॉन जो भी है ये कनेक्ट होता है मसल से, और इसी की वजह से हमारा अंदर जितने भी इनवॉल्युंटरी मसल्स हैं जिन ऑर्गन्स में, वो हमारे मूव करते हैं इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ए स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो सेकंड वाला सही हो जाएगा और सेकंड के साथ में थर्ड वाला, ये पेवेरी सही है। होता क्या है कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जितनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसके बाद वो बंद हो जाता है। और दूसरा जो है वाटर लॉस, वाटर लॉस यानी रूट से एब्जॉर्ब होकर वाटर जब लीव्स तक जाता है तो वाटर, फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी फुलफिल हो जाए, तो वाटर लॉस को रोकता है। तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, क्योंकि जैसी गार्ड सेल से वाटर बाहर जाने की कोशिश करता है वैसे ही स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। तो हमारा पेयर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड का सही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन हो जाता है इसका, और बहुत सारी सेल्स एक सेल से बन जाती है, तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen। तो ये क्या होना चाहिए, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हो गया F, ये हो गया C, इस साइड में भी देख लेते हैं F और ये साइड C। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे तो इमेज क्या हो, उसकी सेम लेंथ की हो। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे तभी उसकी इमेज क्या बनेगी, सेम। तो सेम इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी, सेम इमेज बनेगी ऐसे। एक तो ये फोकल लेंथ से होती, फोकल पॉइंट से होती जाएगी, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे बनेगी, मतलब कि ये लगभग यहाँ पर ढंग से नहीं आ रही, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। तो कहाँ इमेज बनती है, रेटिना में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो ऐसे ही हैं जैसे बार मैग्नेट में होती है। तो ये मान लिया सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लिया नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो
यहाँ से तो ऐसे जाती है लाइनें, फिर जब अंदर जाती है तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे। ये तो इनसाइड ए सॉलिनॉइड या बार मैग्नेट, उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो ये इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है। तो ये वाला डायग्राम तो सही नहीं होगा, भले बीच में इसने पैरेलल दिखा रखी है, लेकिन क्या है, इनसाइड पूछा है, तो ये और ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनसाइड पूछा है। तो जो सॉलिनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो हमें आउटसाइडर का देखना है नहीं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तो यहाँ पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर जो है ग्रास, गोट, लॉयन, तो ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर, और ग्रास भी दे रखा, और लॉयन हो गया, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, सॉरी ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकंड कंज्यूमर। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है ग्रास, सेकंड ट्रॉफिक लेवल गोट हो जाएगा, और ये दे रखा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन सी वाले में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है। अब ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, और इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग। तो ग्रास तो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो इंसेक्ट या कोई और जो ग्रास को खाता हो वो यहाँ पे एब्सेंट है। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो ग्रास है, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो इंसेक्ट वगैरह ग्रास को खाते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट इसलिए सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है। क्वेश्चन कोई मिस तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा हमें, यहाँ पर देखे ए बी सी डी 4 अल्टरनेट दे रखे हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं 17 से लेकर 20 तक, उसमें पहले दे रखा है एजर्सन और दूसरा दे रखा रीजन। तो एजर्सन मतलब कोई फैक्ट है, और दूसरा आर जो है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो देखना हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती, कम होती है एज कंपेयर विद एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट, तो उसके कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग जो है ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एजर्सन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो सी वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, द रेनबो इज ए न्यूट्रल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई। Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air. तो रेनबो कब बनता है, रेनबो पहले बात है नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, वो बात सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ऐसा नहीं होता, रेनबो एक्चुअली में कब बनता है, जब जो है सन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वाटर ड्रॉप हमारे अगर फ्रंट में वाटर ड्रॉप होती है
तो सन कैसे होना चाहिए, हमारे पीछे होना चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए और आर फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर ए इज ट्रू, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। तो हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड है और फर्टिलाइज़र जो है, खेतों से जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो पानी में बह के वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, वहाँ पे फिश लेती हैं। तो फिश में क्या होता, वो केमिकल्स क्या होंगे, और ज़्यादा स्टोर होंगे। अब हाई ट्रॉफिक लेवल फिश को बड़ी फिश खाएगी, उसमें और ज़्यादा होंगे, कंसनट्रेशन केमिकल्स का और ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वो फिश के अलावा और भी जो बहुत सारी टाइप की फिश खाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता रहेगा तो अपने नीचे वाले, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे खाएगा वो, तो इसलिए जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रीजन में दे रखा हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट, वो बात तो सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाई लेवल, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है और लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों यानी बी वाला पार्ट सही होगा, जिसमें ये बता रहा कि एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी वाला पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि ए और आर दोनों करेक्ट भी हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए। और वो क्यों होगा अभी देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड, तो हाइड्रोजन गैस नॉट इवोल्व्ड बोला है जिंक एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस जिंक। तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती, अमूमन होता क्या है, एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही मतलब कि जिंक रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व होती है, ये बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस रिड्यूस टू वाटर। तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को तुरंत क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये O2 फ्री करेगा, ये O2 रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, H2O हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है।